हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। स्वागत है आपका साइंस स्कूल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका राम सुंदर सिंह तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फुल्ली एनसीईआरटी कंप्लीट होने वाला है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माय डियर विद्युत विभव के बारे में। गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका, बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, क्या बात है। ज्योति, नेहा, सनी, बिजो, जोया, अमन, राम पुकार, फ्यूचर, जुल्ली, सोनू कुमार, ऋतिक, सभी लोग जुड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया। रणवीर बाबू, राम कॉमेडी, सभी लोग, सारे लोगों को पहले शेयर कर दीजिए बाबू एकदम अपने ग्रुप में। बहुत मज़ा आने वाला है। आज का कंसेप्ट, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जी हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप सही देख पा रहे हैं। तो विद्युत विभव से संबंधित बातें आज होगी और जितने भी टॉपिक इसमें है उस सब टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और एक और ख़ास बात, इस परिश्रम बैच में हमने वन शॉट और भी डाला है। मैंने प्ले लिस्ट में क्या किया है ना कि हर क्वेश्चन बैंक का और सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का और वन शॉट का अलग अलग प्ले लिस्ट रख दिया है। तो आप उसमें जाकर बढ़िया से सारे चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। चलिए बाबू, तो आइए हम लोग सेशन को भी स्टार्ट करेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात ये कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस करने से पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि विद्युत विभव ऊर्जा क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करना है माय डियर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है वो डिस्कस करना है, विद्युत विभव ऊर्जा। तो आइए हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करेंगे विद्युत विभव ऊर्जा के बारे में। जी हाँ, विद्युत विभव ऊर्जा क्या होता है उसके बारे में पहले डिस्कशन होगा। टॉपिक है बहुत ही प्यारा सा, विद्युत विभव ऊर्जा। आप लोग इसमें से बहुत लोग जानते भी होंगे इसके बारे में, जिन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जी हाँ, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसमें कहा जाता है, किसको कैसे हम लोग समझेंगे सर। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक मतलब हो गया यानी विद्युत मतलब हो गया आवेश। आवेश को अनंत से, कहाँ से लाना है बाबू, अनंत से। आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति में, आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति में किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस निकाय का विद्युत विभव ऊर्जा कहलाता है ना। मतलब इसको आप समझेंगे ऐसे, जैसे मान लीजिए, बहुत सिंपल सी बात है। आप मान लीजिए कि यहाँ एक सोर्स ऑफ चार्ज है, मतलब कि बहुत बड़ा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव आवेश है Q, बहुत बड़ा आवेश है Q, है ना बाबू। इसके चारों तरफ ये जो आवेश है अपने चारों तरफ जो है अपना क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, अपना क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। आप जानते हो कि धन आवेश जो होता है अपने चारों तरफ क्षेत्र उत्पन्न करता है कि नहीं। यस सर, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या किया कि बहुत दूर मैंने एक आवेश को रख दिया यहाँ। कहाँ सर, बहुत दूर बोले तो कहाँ सर, तो अनंत पर यानी कि r टेंस टू इन्फिनिटी पर मैंने एक आवेश रखा Q कूलम्ब का आवेश रखा अनंत पर। और यहाँ से मैंने इस आवेश को माय डियर, यहाँ से मैंने आवेश को एकदम घुमाते फिराते एकदम यहाँ लेके आया, एकदम खिलाते पिलाते, है कि नहीं, ऐसे लेके आया। एगो कहा कि ना सर ऐसे मत लेके जाइए, थक जाएगा, इसको सीधे लेके चलिए, धीरे लेके चलिए यहाँ तक। हमने कहा ठीक है। फिर कहा नहीं सर एगो नीचे से लेके चलिए, ऐसे घुमा के लेके चलिए। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, लेके चलो। जिस रास्ता का उपयोग करते हुए तुम चलोगे, चाहे इस रास्ता को उपयोग करते चलो, चाहे इस रास्ता को उपयोग करते चलो, चाहे इस रास्ता को उपयोग करते चलो,
इन दोनों रास्ते को उपयोग करते चलोगे, कार्य आपका सेम करना पड़ेगा। यहाँ कार्य करना पड़ेगा W, यहाँ भी कार्य करना पड़ेगा W, यहाँ भी कार्य करना पड़ेगा W, क्योंकि कार्य जो है पथ पर निर्भर नहीं करता है। बहुत बढ़िया सर। अब जरा सोचो आप, जब इसके नज़दीक लेके जाइएगा, आवेश के नज़दीक जाइएगा तो बल लगाइए करेगा, बल लगाएगा ना, बल लगाएगा, धक्का दे के आपको भगाने का प्रयास करेगा, लेकिन फिर भी आप उसको लेके जा रहे हैं आगे, तो आप तो इस पर कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल सर। कितना कार्य किए? W कार्य किए। एकदम सही सोचे। कितना कार्य किए? W। यही किया गया कार्य इसका विद्युत विभव ऊर्जा कहलाएगा। यही किया गया कार्य इसका विद्युत विभव ऊर्जा कहलाएगा भाई डियर। तो कैसे लिखेंगे कि अनंत से, देखिए बाबू, अनंत से किसी आवेश को, अनंत से किसी आवेश को, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति में एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव ऊर्जा कहलाता है। विद्युत विभव ऊर्जा कहलाता है। ओके सर, बहुत बढ़िया, एकदम सही सोचे। इसे U से सूचित किया जाता है। इसे बाबू साहब U से सूचित किया जाता है। बहुत बढ़िया, एकदम कलम कॉपी लेके बैठना है, लिखते चलना है। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, एकदम लिखते चलना है ना, बढ़िया से। तो इसे U से सूचित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जो आवेश को लाए, यहाँ आवेश कितना हो गया? Q, यहाँ आवेश कितना था? कैपिटल Q। तो इसके बीच की दूरी कुछ ना कुछ तो होगी। हाँ सर, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो होगी, है ना। तो R दूरी है, तो इसके बीच में लाने में किया गया कार्य कितना होगा? तो W कार्य होगा। तो सर यहाँ U का फॉर्मूला होगा K कैपिटल Q स्मॉल Q बाई R। K कैपिटल Q स्मॉल Q बाई R। K कैपिटल Q स्मॉल Q बाई R। बाबू वन शॉट है, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा, एकदम डायरेक्ट फार्मूला हिट करता है। K कैपिटल Q स्मॉल Q बाई R, U बराबर K कैपिटल Q स्मॉल Q बाई R। इसको कैसे ध्यान में रखेंगे? जैसे देखिए, मान के चलिए कि ये आपका एक आवेश है, प्लस आवेश है Q1, एक और प्लस आवेश है Q2, ठीक है। इसकी बीच की दूरी R है, इसकी बीच की दूरी बाबू R है, देखना इसकी बीच की दूरी R है। तो विद्युत विभव ऊर्जा क्या होगा? तो U बराबर लिखेंगे, सबसे पहले K लिख देंगे, सबसे पहले K लिखेंगे और Q1 Q2 को गुना कर देंगे, Q1 Q2 को गुना कर देंगे और उसके बीच की जो दूरी है उससे भागा दे देंगे, K Q1 Q2 बाई R। और बताऊं भाई साहब, ये जो K है उसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माय डियर। और क्या लिखूं मैं यहाँ? Q1 Q2 बाई R। बहुत अच्छे, ये निकालने का एक फॉर्मूला हो गया। इससे आप विद्युत विभव ऊर्जा निकाल सकते हैं, है ना। तब तक एक और विद्यार्थी वहाँ से पूछा कि सर एक बात बताओ कि अगर मान लो कि एक प्लस आवेश होता, एक माइनस आवेश होता, यहाँ चार्ज Q1 होता, यहाँ आवेश Q2 होता, बीच की दूरी R होता, तो इसकी विद्युत विभव ऊर्जा कितनी होती? इसकी विद्युत विभव ऊर्जा कितनी होती? देखो बाबू, K लिखते, आवेश कितना है Q1 ना, तो Q1 लिख देते। यहाँ आवेश कितना है माइनस Q2, तो माइनस Q2 लिखते। यानी कि ऊर्जा लिखते समय प्लस और माइनस आवेश का ध्यान रखेंगे, ऊर्जा लिखते समय प्लस और माइनस आवेश का ध्यान रखेंगे, है ना।
हाँ बिल्कुल, तो बाई आर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब दे रहे हो बाबू साहब आप सब। तो क्या हो जाएगा, माइनस के Q1 Q2 बाई आर, माइनस के Q1 Q2 बाई आर, माइनस के Q1 Q2 बाई आर। एक कंसेप्ट याद रखिएगा, अगर आवेश में विकर्षण हो रहा है, देखिए यहाँ जो है प्लस और प्लस है, विकर्षण हो रहा है, तो विकर्षण होगा ना तो विद्युत विभव ऊर्जा धनात्मक होगा, विकर्षण होगा तो विद्युत विभव ऊर्जा धनात्मक होगा, आकर्षण होगा तो विद्युत विभव ऊर्जा ऋणात्मक होगा। याद रखिए, देखिए प्लस और माइनस में क्या होता है, आकर्षण, प्लस और माइनस में क्या होता है, आकर्षण। तो आकर्षण होगा तो क्या होगा, यहाँ ऋणात्मक होगा। अगर विकर्षण होगा तो क्या होगा बाबू, विकर्षण होगा तो क्या होगा, धनात्मक होगा। तो लिखिएगा, यदि, देखिए बाबू ध्यान से, यदि आवेशों के बीच प्रतिकर्षण हो, क्या हो बाबू, यदि आवेशों के बीच प्रतिकर्षण हो, यदि आवेशों के बीच क्या हो बाबू, प्रतिकर्षण हो, तो विद्युत विभव ऊर्जा, बोलो माय डियर, क्या होगा, विद्युत विभव ऊर्जा धनात्मक होगा, विद्युत विभव ऊर्जा धनात्मक होगा। बहुत बढ़िया। और दूसरी बात, यदि आवेशों के बीच आकर्षण हो, क्या हो माय डियर, आकर्षण हो, तो विद्युत विभव ऊर्जा का मान ऋणात्मक होगा। मतलब ये हुआ कि जहाँ कहीं भी आप देखो, जैसे देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर्षण होता है कि नहीं, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आकर्षण होता है कि नहीं, इसका मतलब इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी, इसकी जो विद्युत ऊर्जा होगी, जो भी स्थितिज ऊर्जा है वो ऋणात्मक होगा। आकर्षण है मतलब ऋणात्मक होगा, अब विकर्षण है तो धनात्मक होगा। एकदम इस बात को ध्यान रखना बाबू। आज सभी लोगों को, अच्छा इसके पहले वाला PDF नहीं मिला है, आज मिल जाएगा बाबू। आज एकदम सब PDF लिंक पर एकदम टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, आज एकदम पूरा मिल जाएगा। आज दोनों के मिल जाएगा, इसका भी मिल जाएगा, इसके पहले लगे मिल जाएगा, ठीक है। आज डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, साइंस स्कूल टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप जाइएगा। जो भी नए विद्यार्थी हैं चाहे जो पुराने हैं वो तो देखते ही हैं, उस पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं। पहले आराम से एकदम पढ़ा जाए, मन से कलम कॉपी लेके पढ़ो बाबू, बहुत मज़ा आएगा। बात करने की टाइम तो बहुत है, थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, है ना। तो याद रखिएगा ये चीज़ें, आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होगा तो ऊर्जा धनात्मक होगा, अदरवाइज ऋणात्मक होगा। हाँ सर बहुत बढ़िया। एक बात और बाबू, जैसे मान लिया जाए आपसे प्रश्न पूछ दिया, प्रश्न क्या पूछ दिया बाबू, देखो ध्यान से, प्रश्न क्या पूछ दिया आपसे, यहां देखिए प्रश्न क्या पूछ दिया कि दिए गए निकायों का विद्युत विभव ऊर्जा ज्ञात करें। विद्युत विभव ऊर्जा ज्ञात करें। जैसे सिंपल सी बात है बाबू, एकदम सिंपल सी बात है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि छोटा सा एक प्रश्न है आपके सामने कि एक ये धन आवेश है, यहाँ भी एक बाबू आपका धन आवेश है और यहाँ भी आपका एक धन आवेश है। इसकी बीच की दूरी r है, इसकी बीच की दूरी भी r है और इसकी बीच की दूरी भी r है। बात समझ रहे हैं ना। यहाँ पर आवेश बाबू है 2 कूलम्ब, यहाँ पर आवेश है 3 कूलम्ब, यहाँ पर आवेश है 4 कूलम्ब, r का मान है 2 मीटर, r का मान है 2 मीटर। तो बताइए विद्युत विभव ऊर्जा का मान क्या होगा, इस पूरे निकाय का विद्युत विभव ऊर्जा का मान क्या होगा। बहुत आसान है सर, सबसे पहले इसका हम नेमिंग करेंगे, नामकरण करेंगे, A B C। हाँ सर ABC कर दिए। आप देखिए तो हमको टोटल ऊर्जा निकालना है ना, हमको टोटल ऊर्जा निकालना है, तो क्या लिखेंगे, A और B के बीच है तो UAB, फिर B और C के बीच क्या UBC, और C और A का तो UCA। अब बताइए
ए और बी है तो इसके बीच का ऊर्जा क्या होगा, तो के लिखेंगे। आवेश 2 कूलम है तो 2 लिखेंगे, फिर 3 है तो 3 लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय दूरी कितना है 2 मीटर। सब जगह बाबू 2 ही मीटर है, देखना सब जगह 2 ही मीटर है तो 2 लिखेंगे। अब प्लस फिर बी और सी के बीच का देखना ध्यान से, बी और सी के बीच का कितना होगा, देखो के है तो के लिखेंगे, ये बी के जगह पर 3 कूलम है 3 लिखेंगे, सी के जगह पर 4 है तो 4 लिखेंगे, अब बट्टे में 2 लिखेंगे। बहुत बढ़िया सर। प्लस फिर देखो सी और ए के बीच है तो क्या लिखेंगे, तो बाबू के लिखेंगे, फिर 4, फिर 2, और दूरी है 2। अब देखो 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 दूना 4 कटेगा, 2 से 2 कटेगा। आ जाओ क्या हो जाएगा 3k, अब प्लस ही क्या हो जाएगा 3 2 6k, आई कितना हो जाएगा बाबू 4k। तो जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 6 3 9 9 4 13 13k। अब k क्या है, के क्या है, तो के का मान होता है 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है कि नहीं। उसका मान यहाँ रख दो, आंसर जूल में आएगा, आंसर जूल में आएगा। इसको किलो जूल मत समझ लेना, इसको किलो जूल मत समझ लेना। बात समझा कि नहीं समझा, हाँ एकदम ध्यान रखना होगा। चलिए इस तरह से प्रश्न आएगा, आराम से आपको बना लेना, कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है। हाँ सर बात तो बढ़िया है। अब देखिए बाबू यू आर ग्राफ, यू आर आलेख, यू आर आलेख मतलब मत समझना कि तुम आलेख हो, है ना। यू आर आलेख का मतलब मत समझना कि तुम आलेख हो। यू मतलब विद्युत विभव ऊर्जा, आर मतलब दूरी, यानी कि विद्युत विभव ऊर्जा और आर दूरी ग्राफ, ऊर्जा दूरी ग्राफ। मतलब अगर हम बात करते हैं माय डियर, देखना अगर मैं बात करते हैं ऐसे ऐसे, ये है आर ये है यू, यू आर ग्राफ हमको खींचना है, यू आर ग्राफ। तो फॉर्मूला देखो क्या होता है, ध्यान से देखना बाबू। फॉर्मूला क्या होता है सर, तो यू बराबर होता है के Q1 Q2 बटे आर। हाँ सर बिल्कुल। अब देखो के नियतांक है, के नियतांक है, तो के जब नियतांक है उसको हटाओगे ना, जब नियतांक को हटा देते हैं तो बराबर भाग जाता है। देखो जब के को भगाओगे तो बराबर भाग जाएगा, गुस्सा के कहेगा यू के भाग गया ना तो हम भी भाग जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा टेढ़ मकटेढ़ एगो राशि। इसको कहते हैं अनुपातिक, अनुपात का राशि है, अनुपातिक राशि है ना, समानुपाती बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनल का साइन है। ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर, आर है ये, आर स्क्वायर नहीं है बाबू, आर है, ठीक है आर है। अब इसको यहाँ से 2 बातें आपके सामने निकलेगी, क्या सर, तो U प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, U प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। अब इसका मतलब समझना कि अगर दोनों आवेशों के गुणनफल को बढ़ाएंगे, दोनों आवेशों के गुणनफल को बढ़ाएंगे, दोनों आवेशों के गुणनफल को बढ़ाएंगे तो विद्युत विभव ऊर्जा बढ़ेगा, विद्युत विभव ऊर्जा बढ़ेगा। अर्थात विद्युत विभव ऊर्जा 2 आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। विद्युत विभव ऊर्जा 2 आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। बात समझे कि नहीं, बिल्कुल सर। अब देखिए एक और बात, अब विद्युत विभव ऊर्जा उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है, यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाइएगा ना। देखिए 2 आवेश हुआ, देखो वो ध्यान से प्लस और प्लस, ये देखो Q1 Q2 एकदम गाड़ी रफ्तार में है। अगर दूरी बढ़ाओगे तो ऊर्जा घटेगा, दूरी बढ़ाओगे तो ऊर्जा घटेगा, कम करोगे तो बढ़ेगा। तो इसका अनुपातिक राशि देखो ऐसे आएगा ग्राफ, यू आर ग्राफ ऐसे होता है। ये है आपका बाबू यू आर ग्राफ। यू आर ग्राफ चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा है, चांद के जैसा है, देखो तो यही तो है। हाँ सर याद रहेगा, एकदम फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ लो बाबू एकदम मज़ा से, है ना, बढ़िया से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक ठाक रहेगा, सब अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। विद्युत विभव ऊर्जा हो गया। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है माय डियर कि सर बताइए कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, विद्युत विभव किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसको हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे, देखना इसको कैसे परिभाषित करेंगे बाबू। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कहा जाता है कि अनंत से, देखो बाबू
अनंत से एक कूलम आवेश को, अनंत से एक कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति में, उपस्थिति में एक निश्चित बिंदु तक, एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है माय डियर, विद्युत विभव कहलाता है। इसे भी से सूचित किया जाता है, इसे भी से सूचित किया जाता है, भी से सूचित किया जाता है, इसे भी से सूचित किया जाता है। यस सर। अब देखो समझना ध्यान से, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक आवेश है, पॉजिटिव आवेश, और यहाँ इसके चारों तरफ जो है विद्युत क्षेत्र है। देखो बाबू ध्यान से, चारों तरफ यह अपना क्षेत्र एकदम प्रसारित कर रहा है, प्रचार प्रसार कर रहा है चारों तरफ, है कि नहीं, है ना, चारों तरफ प्रसारित कर रहा है। अब यहाँ से बहुत दूर है ना, अनंत पर, बहुत दूर बोले तो बाबू अनंत पर एगो आवेश है Q, यहाँ से इसको लाए हैं यहाँ तक किसी बिंदु पर लेके आए हैं, तो W काज करना पड़ा है। तो अब बताओ ना बाबू कि Q कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किया काज जो है W है। Q कूलम आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है। तो एक कूलम को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, W/Q। तो एक कूलम को लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसी का नाम है विद्युत विभव। तो विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V = W/Q, V = W/Q। विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है बाबू V = W/Q, एकदम याद रखिएगा, V = W/Q। W है किया गया कार्य और Q है आवेश, W है किया गया कार्य और Q है आवेश। बहुत बढ़िया सर। अब देखिए एक और बात, आप जानते हैं कि V बराबर जब W/Q होता है तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। क्या प्रश्न पूछा जाता है कि विद्युत विभव कैसा राशि है। तो विद्युत विभव एक अदिश राशि होता है माय डियर, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। पहली बात, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। अब बताओ विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी से बताओ बाबू, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू। तो जूल पर कूलम्ब होता है, जूल पर कूलम्ब होता है। कार्य का जूल होता है, आवेश का कूलम्ब होगा जूल प्रति कूलम्ब। और जूल प्रति कूलम्ब को माय डियर, जूल प्रति कूलम्ब को माय डियर हम लोग वाट कहते हैं। सॉरी वाट नहीं, ये वोल्ट कहते हैं। जूल प्रति कूलम्ब को हम लोग वोल्ट कहते हैं। यानी कि 1 वोल्ट बराबर हम लिख सकते हैं 1 जूल बटे 1 कूलम्ब। 1 वोल्ट बराबर लिख सकते हैं 1 जूल बटे 1 कूलम्ब। यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अब बताइए विमीय सूत्र इसका क्या होगा, विद्युत विभव का विमीय सूत्र बताओ बाबू। विद्युत विभव का विमीय सूत्र डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला। कार्य का विमीय सूत्र होता है माय डियर ml² T-2। देखो बाबू एकदम सारे लोगों को, अरे दोस्तों को एकदम पूरा बुलाओ, मेला देखने गया है। हाँ, कहाँ गया अभी, मेला देखने सब चल गया है ना। सबको एकदम बढ़िया से लिखो, कॉलम कॉपी लेके बैठना है, एकदम मजेदार टॉप कर। हाँ सर, अब थोड़ा सा एकदम धक्का धक देते रहो। हाँ, तो ml² T-2 बटे 80। यस सर। आज
जाओगे बाबू एकदम 2%, यहाँ देखो एकदम सब मजा आएगा। तो क्या करोगे, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। कोई दिक्कत, एकदम याद हो जाएगा। एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। विद्युत विभव कैसे राशि है, अदिश राशि है। विद्युत विभव का ऐसा ही मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है या जूल प्रति कूलम्ब होता है। विमीय सूत्र क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। बहुत बढ़िया, याद हो गया ना, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है सर। अब देखो, अब यहां से कहानी आती है क्या कि सर बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होता है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, आ जाओ बाबू ध्यान से, यहां लिखना बिंदु आवेश, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यस सर, कोई बिंदु आवेश है उसके कारण निकालना है विद्युत विभव का मान। जैसे देखिए कैसे होता है, क्या होता है, सब समझ में आएगा। सबसे पहले मान लीजिए, सबसे पहले मान लीजिए कि यह आपका एक आवेश है, ठीक सर, आवेश हो गया। अब इस पर एक प्लस आवेश है, अब प्लस आवेश कितना है तो Q कूलम है। बहुत बढ़िया सर, Q कूलम है। और यहाँ से R दूरी पर देखो, अब यहाँ से R दूरी पर, कुछ दूरी पर, कुछ दूरी मानने में क्या जाता है, R दूरी पर, R दूरी पर एगो बिंदु है, R दूरी पर एगो बिंदु है P, R दूरी पर एक बिंदु है P, यहाँ का विद्युत विभव निकालना है। तो बिंदु P का विद्युत विभव निकालने का फॉर्मूला होता है माय डियर के क्यू बाई आर। क्या होता है बोलो, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, याद रखिएगा, के क्यू बाई आर। यस सर, के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर, याद रखिएगा। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला के क्यू बाई आर, विद्युत विभव के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला के क्यू बाई आर। इसका मतलब ये हो गया सर, देखिए ध्यान से, इसका मतलब ये हो गया सर, अगर के नियतांक है, के नियतांक तो होता ही है, के को जब हटाइएगा तो भी प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई आर आ जाएगा। एकदम सही बात है, भी समानुपाती क्यू बाई आर। अब देखो यहाँ से आपको बाबू दो बातें एकदम निकलेगी, यहाँ से दो बातें। कौन कौन बातें सर, तो देखिए ध्यान से कि भी समानुपाती क्यू, इसका मतलब अगर आवेश का मान बढ़ाओगे, आवेश का मान बढ़ाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। बॉडी जितना चार्ज होगा उतना ज़्यादा एनर्जी आएगा ना बॉडी में जी। हाँ सर, तो आवेश को बढ़ाने से विद्युत विभव बढ़ता है, आवेश को बढ़ाने से विद्युत विभव का मान क्या होता है बाबू, बढ़ता है कि नहीं, याद रखिएगा। और दूरी को बढ़ाने से घटता है। तो विद्युत विभव जो होता है वो दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, विद्युत विभव दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो सबसे पहले बाबू याद रखिएगा भी, और ये है क्या Q, तो भी Q ग्राफ एकदम सीधे जाएगा। लेकिन अगर भी आर ग्राफ देखा जाए, अगर भी और आर ग्राफ देखा जाए तो ऐसे आएगा, एकदम कर्व हो जाता है, कर्व होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं इसको। यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, अब है कि, अब है बाबू अनेक आवेशों के कारण, अब बहुत सारे आवेश होगा, अनेक आवेशों के कारण, अनेक आवेशों के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव, देखना बाबू, विद्युत विभव यानी कि बहुत सारे आवेश रहेंगे, एगो दूगो नहीं रहेगा, बहुत सारा रहेगा। और किसी एक बिंदु पर आपसे पूछा जाएगा कि उसका विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, ठीक है। हाँ सर, बहुत देखिए जैसे कहाँ कहाँ आवेश रहेगा, देखो अब ध्यान से देखो कहाँ कहाँ आवेश रहेगा। मान लो कि वो यहाँ आवेश है, यहाँ का आवेश है Q1, ठीक है, एक यहाँ आवेश है, ये है Q2, एक यहाँ आवेश है, यहाँ है Q3। ऐसे आपको मन करे तो बहुत सारा आप ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ से कुछ दूरी पर, यहाँ से भी कुछ दूरी पर, यहाँ से भी कुछ दूरी पर एक बिंदु है जिसका नाम है O, इसका दूरी है R1,
ये R2, ये R3। तो इस बिंदु O पर का विभव कैसे निकालते हैं? बिंदु O पर का विभव कैसे निकालते हैं? ध्यान से देखो। तो इसके कारण, इस Q1 के कारण यहाँ विभव कितना होगा? तो लिखेंगे KQ1/R1। अच्छा, फिर प्लस लिख देंगे। और इस Q2 के कारण कितना होगा? तो लिखेंगे KQ2/R2। और Q3 के कारण कितना होगा? तो लिखेंगे बाबू KQ3/R3। अच्छा, बहुत बढ़िया। ऐसे डॉट 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 करते करते एकदम आगे तक बढ़ जाएंगे, एकदम आगे तक बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो विद्युत विभव निकालने का फॉर्मूला हो गया V = यहाँ से K कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका विद्युत विभव। ओके, बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़िए। अब है क्या? अब देखो, अब क्या है बाबू टॉपिक, देखो ध्यान से। तो विद्युत विभव अनेक आवेशों देख लिए, विद्युत विभव एक आवेशकरण देख लिए, विद्युत विभव ऊर्जा देख लिए, विद्युत विभव का परिभाषा देख लिए, ये सारी बातें हो चुकी है। अब है क्या कि समविभव सतह। समविभव सतह क्या होता है? तो समविभव सतह के बारे में सीखेंगे। समविभव सतह, ओके सर, आइए। समविभव सतह, एकदम विभव से रिलेटेड सारी बातें होगी। समविभव सतह यानी कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इसका नाम है इक्वी पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ओके सर, इक्वी पोटेंशियल सरफेस सतह, ऐसी सतह, ऐसी सतह जिसके हर एक बिंदु पर का विभव का मान, जिसके हर एक बिंदु पर का विभव का मान एक समान हो, एक समान हो, बराबर हो, है ना। पूरा सतह ले लीजिए, हर बिंदु के सतह का मान, विभव का मान एक समान हो। जैसे देखिए, अगर मैं एक गोला ले लिया, देखिए मैं एक गोला ले लिया, गोला खोखला गोला है कि नहीं, गोला ले लिया। अब गोला के सेंटर पर यहाँ देखिए, वो सेंटर पे वो आवेश है Q, प्लस Q आवेश हो गया, प्लस Q आवेश हो गया। अब यहाँ से R दूरी पर, R दूरी पे वो यहाँ बिंदु P है, कोई भी बिंदु हो सकता है, तो यहाँ का विभव क्या होगा? तो KQ/R होगा। अच्छा, इस बिंदु का क्या होगा? यहाँ से भी दूरी R ही होगा ना, तो यहाँ भी होगा बाबू KQ/r है, तो स्मॉल r लिख देंगे, है ना। फिर यहाँ पर कितना होगा? तो KQ/r होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो गोला होता है, गोला के प्रत्येक बिंदु पर, गोला के सतह के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना, एक समान होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा, एक समान होता है। ओके सर, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, तो लिखेंगे ऐसी सतह, ऐसी सतह जिसके प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक बिंदु का विभव, विभव एक समान हो, एक समान हो, उसे, उसे समविभव सतह कहते हैं, उसे समविभव सतह कहते हैं, समविभव सतह कहते हैं। ओके, यह सतह, यह सतह गोलीय, समतलीय या रेखीय हो सकती है, रेखीय हो सकती है। कैसे? देखिएगा, एक और बात बताते हैं। ये दोनों गोलीय भी हो सकता है, रेखीय भी हो सकता है, समतलीय भी हो सकता है। कैसे? अगर मान लीजिए कि आप कोई धन आवेश लिए हैं, ठीक है, तो धन आवेश से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती है, इस तरह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है ना, इधर से चारों तरफ निकल रही है, तो इसका जो समविभव सतह होगा इसके लंबवत होगा। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव सतह से लंबवतः प्रवेश करती है या लंबवत गुजरती है।
तो समविभव सतह और विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। समविभव सतह और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। मतलब कहने का कि अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सीधे जा रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूसरे के समानांतर है, तो इसका जो समविभव सतह होगा वो प्लेनर होगा। कैसा होगा? प्लेनर होगा, यानी कि समतलीय होगा। देखो अब समतलीय होगा। क्यों? क्योंकि समतल से ही ये रेखाएं 90 डिग्री का कोण बनाकर पार कर सकती है। समतल से ही ये रेखाएं 90 डिग्री का कोण बनाकर पार कर सकती है, और किसी से ये नहीं करेगी, लेकिन इसी से कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस सतह के प्रत्येक बिंदु पर का विभव का मान क्या होता है? एक समान होता है। एकदम याद रखिएगा। समविभव सतहें कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। समविभव सतहें कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताने जा रहा हूँ, याद रखिएगा कि समविभव सतहें कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है माय डियर, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। एकदम याद रखिएगा। मेन पॉइंट बता रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है, बहुत ही बेनिफिट है। पूरा अच्छे से एकदम रिवीजन हो जाएगा। बहुत रिवीजन के पर्पज से सारी चीज़ें हो रही है। जैसे मान लीजिए कि एक समविभव सतह ऐसे है, एक सतह ऐसे है, दोनों अगर किसी बिंदु पर कट करेगा तो क्या होगा? तो सर झगड़ा हो जाएगा। कैसे? देखो बताते हैं। मान लो कि ये सतह 10 वोल्ट का है, आई सतह 5 वोल्ट का है। बस समझना, ये 10 वोल्ट का है, 5 वोल्ट का है। तो ये कहेगा सतह कि इसका हर एक बिंदु पर का हमारा विभव जो है 5 वोल्ट होगा। तो ये बिंदु का भी विभव 5 वोल्ट होगा। ये बिंदु इस पर भी है, तो इसके अनुसार 10 वोल्ट होगा। तो एक बिंदु का 2 विभव कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक बिंदु का 2 विभव कभी भी पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता। इसलिए कभी काट नहीं सकती है, कभी काट नहीं सकती। याद रखिएगा हमेशा, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अब देखिए बाबू एक और बात, सबसे अहम बात, विद्युत विभव के बारे में डिस्कशन हो गया, सम विभव के बारे में डिस्कशन हो गया, है ना। अब है कि जब हम लोग क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है कि सर विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय अक्ष पर या फिर विषुवतीय अक्ष पर आप विद्युत विभव का मान ज्ञात करें। मतलब कहने के आइए माय डियर, यहाँ बताता हूँ आपको। हमसे प्रश्न क्या पूछा जाता है उस पर विचार कीजिए। हमसे प्रश्न क्या पूछा जाता है उस पर विचार कीजिए बाबू। क्या पूछा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ध्यान रखना। विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, है ना, इसको ध्यान रखेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब 2 आवेश होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, दोनों का बीच की दूरी एकदम बहुत छोटा होगा। मतलब कहना हम क्या चाहते हैं, देखो अब मैं बता रहा हूँ, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि 2 आवेश होगा, एक ये आवेश होगा और एक ये आवेश होगा। 2 आवेश हो गया सर? हाँ, देखो वो 2 आवेश होगा, 2 आवेश हो गया। यस सर, 2 आवेश हो गया। और दोनों आवेश को मैंने एक रेखा से मिलाया। कौन सी रेखा से सर? तो कोई भी रेखा है, क्या फर्क पड़ता है, मैंने एक रेखा से मिलाया। और दोनों पर, एक पर प्लस चार्ज है, दूसरे पर माइनस। इस पर प्लस है बाबू, देखना ध्यान से, इस पर प्लस है और इस पर माइनस है। एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए। इस पर जो आवेश का मान है, इस पर आवेश है बाबू Q, इस पर भी Q, दोनों का मान समान है। और दोनों आवेश को जोड़ने वाली जो रेखा है उसको बोलते हैं ध्रुवीय अक्ष। ओहो, उसको क्या बोलते हैं बाबू? ध्रुवीय अक्ष, या फिर इसका एक और नाम होता है अक्षीय अक्ष। ओके सर, इसका एक और नाम होता है बाबू अक्षीय अक्ष। ओके। और एक और बात, इनके बीच की दूरी बहुत छोटी होती है, जिसको हम 12 लिखते हैं। और इसके मध्य बिंदु में एक बिंदु O है, यहाँ से एक रेखा गुजरता है लंबवत, इसको हम लोग बोलते हैं निरक्षीय अक्ष। अच्छा सर,
इसी को बोलते हैं, हाँ इसी को बोलते हैं निरक्षीय अक्ष, मतलब इक्विटोरियल एक्सिस। ओके सर, इक्विटोरियल एक्सिस इसका नाम है, इक्वेटोरियल एक्सिस इसका नाम है ना। तो हमसे प्रश्न क्या पूछता है कि इस दोनों ध्रुव, मतलब इस ध्रुव के कारण ध्रुवीय अक्ष के किसी बिंदु पर का विद्युत विभव का मान ज्ञात करो। या फिर क्वेश्चन पूछता है कि इसी द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अक्ष के किसी बिंदु पर का विभव का मान ज्ञात करो। यानी कि दो प्रश्न यहाँ आपके सामने आराम से आ सकते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव के हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव को हो। ये बहुत फेमस प्रश्न है, एकदम आता ही आता है। तो एक एक करके हम सीखेंगे इस दोनों के बारे में, ठीक है। ओके सर, तो सबसे पहले आइए हम डिस्कस करते हैं कि डिस्कस हम क्या करेंगे बाबू, डिस्कस करते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण ध्रुवीय अक्ष पर, ध्रुवीय कहिए या फिर अक्षीय कहिए, अक्षीय अक्ष पर विद्युत विभव। ओके सर, विद्युत विभव, बहुत बढ़िया। देखते हैं कैसे होगा, इसको कैसे प्रमाणित किया जाएगा। सबसे पहला काम कि आप जो है कि एक लाइन खींचेंगे, उस पर दो गो आवेश लेंगे। देखिए दो आवेश हमने लिया, यहाँ भी एक यहाँ, दो आवेश ले लिया गया। एक आवेश बिंदु ए पर है, दूसरा आवेश बिंदु बी पर है। ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सही है। और देखो अब इसके बीच की दूरी है 12, बहुत बढ़िया, इसकी बीच की दूरी है 12। बीच में है एक मध्य बिंदु O, मध्य बिंदु जब O है इसका मतलब O मध्य बिंदु है। हाँ देखिए बाबू, A से B की जो दूरी है वो है 12, और O जब मध्य बिंदु है तो O से A की दूरी और O से B की दूरी बराबर होगी L के। O से A की दूरी और O से B की दूरी बराबर होगी L के, ठीक है। हमको निकालना है विद्युत विभव इस बिंदु पर, इस बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना है। तो मैं आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा कि O से इस बिंदु P की दूरी जो है R है। O से इस बिंदु P की दूरी बाबू R है। देखो बाबू ध्यान से, O से P की दूरी R है, मतलब O से P की दूरी R है। तो पहले ये बताइए कि A से P की दूरी क्या होगी। A से P की दूरी क्या होगी बाबू, देखो ध्यान से, जल्दी से बताओ। A से P की बीच की दूरी क्या होगी, तो लिखेंगे AO प्लस OP। देखो बाबू ध्यान से, AP बराबर AO आप प्लस OP। बहुत बढ़िया सर। तो बताइए A से O की दूरी कितनी है बाबू, L है, ये भी L होगी। A से O की बीच की दूरी कितनी है, L होगी, L होगी, तो L लिख दिया। अब प्लस ये दूरी R है तो L प्लस R, L प्लस R हो गया। हाँ सर बहुत बढ़िया। तो AP का मान हो गया बाबू L प्लस R, कोई दिक्कत। उसी प्रकार B से P की बीच की दूरी क्या होगी बताओ, B से P की बीच की दूरी बताओ जल्दी से। तो B से P की बीच की दूरी होगी कितनी कि R में से इस L को घटा देंगे तो आ जाएगा R माइनस L, आ जाएगा R माइनस L। एकदम सही बोल रहे हो बाबू, बहुत बढ़िया, एकदम सही सोच रहे हो। तो R माइनस L हो गया, बहुत अच्छा सर। इसका मतलब B से P निकल गया, A से P निकल गया। अब विद्युत विभव निकालना है P पर। P पर का विद्युत विभव निकालने के लिए धन आवेश के कारण विभव निकाल दो और ऋण आवेश का विभव निकाल के दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देना है। अब देखिए कि धन आवेश क्या है, प्लस Q। तो प्लस Q के कारण इस बिंदु P पर, प्लस Q के कारण इस बिंदु P पर कितना होगा विभव, तो लिखेंगे KQ बाई AP। देखना वो ध्यान से, अब प्लस K, अब माइनस की वजह से कितना होगा K माइनस Q अपन BP। यस सर बहुत बढ़िया। अब देखो अब एक और बात, तो KQ बाई AP का मान कितना होगा बताओ जल्दी से।
AP का मान कितना है बोल जल्दी से, वहाँ R प्लस L है सर। अब प्लस माइनस माइनस, फिर हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई BP का मान कितना है बाबू, R माइनस L। अब यहाँ से क्या करो भाई साहब, KQ कॉमन ले लो, तो KQ जब कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1/R प्लस L माइनस 1/R माइनस L। हाँ सर, बहुत बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया, ये रिलेशन आया आपके पास। उसके बाद क्या करना है देखना बाबू ध्यान से, उसके बाद क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ले लेना है तो क्या हो जाएगा, R प्लस L इंटू R माइनस L। एलसीएम ले लिया गया, दोनों अलग अलग है तो इंटू कर देते हैं, आराम से देखो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जब इससे डिवाइड करेंगे R प्लस L से तो क्या बचेगा, R माइनस L, फिर बीच में क्या है माइनस, माइनस लिख लिया जाएगा। अब फिर देखो बाबू R प्लस L कट जाएगा तो क्या बचेगा, R माइनस L, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। यहाँ KQ कॉमन लिए थे ना, KQ कॉमन रहेगा। अब इसी को आगे हम लोग हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखो तो R कट जाएगा तो -12 आएगा, ऊपर आ जाएगा बाबू -12। देखो मैं लिख रहा हूँ V बराबर KQ -12 ऊपर आएगा, अब बटे R प्लस L इंटू R माइनस L। थोड़ा सा इसको सजा दिया जाए, KQ इंटू 2L आगे माइनस में, अब बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये कैसे लिख दिए सर, तो देखो A प्लस B इंटू A माइनस B है तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आया ना। हाँ बिल्कुल सर, सही बात है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब देखो आ गया, तो यहाँ से लिख दो बाबू Q इंटू 2L को तुम क्या लिख सकते हो, P। Q इंटू 2L क्या लिख सकते हो आप, P। आराम से P लिख दिया गया, Q इंटू 2L को P लिख दिया गया। हाँ सर एकदम सही सोचे। तो आगे बढ़िए, तो माइनस KP अब बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। एक बात और मैं बता दूं, R बहुत बहुत बड़ा है L से, R बहुत बहुत बड़ा है L से। जब R बहुत बहुत बड़ा है L से, इसका मतलब R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का लगभग वैल्यू जो होगा वो R स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, R स्क्वायर। देखिए बाबू, छोटा मान का जब आप वर्ग करते हैं ना तो वो मान और छोटा हो जाता है, और छोटा हो जाता है। तो मैं यहाँ इस लिख सकता हूँ -KP/R स्क्वायर, तो V निकल गया। तो V का वैल्यू मान लो कि आ गया, इसको लिखते हैं हम लोग PK/R स्क्वायर, PK/R स्क्वायर, PK/R स्क्वायर, PK/R स्क्वायर, PK/R स्क्वायर। अब कहा सर माइनस कहाँ गया सर, बाबू माइनस वो साइन आया है, उसका परिमाण याद रखिए PK/R स्क्वायर, PK/R स्क्वायर एकदम याद रहेगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, एकदम याद रहेगा PK/R स्क्वायर। ये तो बात हो गई कहाँ की, तो ध्रुवीय अक्ष की, ध्रुवीय अक्ष की। अब विषुवतीय अक्ष की बात की जाए, विषुवतीय अक्ष की बात की जाए माय डियर, तो आ जाइए विषुवतीय अक्ष की बात की जाए। विषुवतीय अक्ष पर, विषुवतीय अक्ष पर विभव का मान बताइए क्या होगा, कौन बताएगा जल्दी से बताओ तो बाबू। विषुवतीय अक्ष पर विभव का मान क्या होगा, विषुवतीय अक्ष पर विभव का मान क्या होगा, याद करो जल्दी से और बताओ विषुवतीय अक्ष पर क्या होगा। बोलिए बोलिए, देखिए वो ध्यान से बताता हूँ। ये जो एक लाइनिंग था, यहाँ पर एक आपके आवेश था, यहाँ पर भी एक आवेश था। हाँ सर बहुत बढ़िया, इस पर प्लस आवेश था, इस पर माइनस आवेश था। ये है विषुवतीय अक्ष जो इसके मध्य बिंदु से O से गुजर रहा था। हाँ सर, तो इसकी बीच की दूरी L, इसकी बीच की दूरी L हुई। हाँ सर बिल्कुल। अब बताइए इस बिंदु पर कोई, इस पर कोई एक बिंदु ले लीजिए P, और O से P की बीच की दूरी R है। आइए 90 डिग्री का कोण है, तो -Q से P की दूरी कितनी होगी, तो लिख देंगे √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अरे पाइथागोरस थ्योरम से होगी ना। हाँ सर। आई प्लस Q से इसकी बीच की दूरी कितनी होगी, तो सर इसकी भी होगी √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब तुम ही बताओ कि वो प्लस आवेश है, एक माइनस आवेश है, ठीक है। तो प्लस के कारण यहाँ कितना होगा और माइनस के कारण कितना होगा वो देख लो पहले। प्लस की वजह से और माइनस की वजह से, दोनों की वजह से देखो
कितना होने वाला है। ठीक है, आ जाओ, प्लस और माइनस की वजह से। ठीक, देखो कितना होने वाला, देखो ध्यान से। तो अगर हम प्लस आवेश की वजह से विद्युत विभव का मान निकाल रहे हैं, प्लस आवेश की वजह से, तो हम क्या लिखेंगे, के क्यू बाई आर। आर के जगह पर हम लिखेंगे इसको रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हाँ सर, बहुत बढ़िया। अगर इस माइनस के वजह से हम लिख रहे हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, माइनस के क्यू। क्योंकि विभव लिखते समय आवेश का जो प्रकृति है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, उसको लिखना ही पड़ता है, वो लिखना पड़ता है, ठीक ना, उसको लिखना ही पड़ेगा आपको, दूसरा उपाय नहीं है। तो माइनस के क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब तो बाबू ये प्लस है ये माइनस है, दोनों को जोड़ो तो टोटल विभव कितना होगा, कुल विभव कितना होगा, कुल विभव बताओ बिंदु P पर कुल विभव का मान क्या होगा, तो V प्लस प्लस V माइनस। यस सर, तो V प्लस का मान कितना है, के क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये माइनस है तो माइनस के क्यू बाई रूट अंडर ये कितना बाबू, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो दोनों सेम आ रहा है, कट जाएगा, कट के क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अक्ष पर, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अक्ष पर प्रत्येक बिंदु पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इवन कि मध्य बिंदु पर भी, फिर नीचे भी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर जगह पर इसकी विभव का मान शून्य होगा। इसकी विभव का मान शून्य होगा बाबू, देखना ध्यान से, हर पॉइंट पर इसका विभव का मान शून्य होगा। तो एक समान विभव है ना, इसीलिए निरक्षीय अक्ष को सम विभव रेखा भी कहा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, सम विभव रेखा। क्यों बोलते हैं सम विभव रेखा, क्योंकि एक ऐसा रेखा है, ये एक ऐसा अक्ष है जिस अक्ष पर प्रत्येक विभव का मान शून्य हो जाता है। प्रत्येक विभव का मान क्या हो जाता है बाबू, शून्य हो जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये दोनों हमने निकाल लिया। एक और ख़ास बात, सबसे वो जनरल बात है, वो जनरल बात है सर, जो सबके लिए वैलिड है, याद रखिएगा। कौन से बात है सर, तो जनरल बात है। क्या है देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ एक आवेश है प्लस क्यू, यहाँ एक आवेश है माइनस क्यू, हाँ सर, इसकी बीच की दूरी 12 है, बीच का बिंदु O है, हाँ सर, यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु P है, ये कोण थीटा बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है, देखो थीटा कोण बन रहा है। तो इस बिंदु P पर का विभव का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, PK बाई आर स्क्वायर आई इंटू कॉस ऑफ थीटा, PK कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, PK कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। मतलब कि ध्रुवीय अक्ष से थीटा कोण पर, कोण के आर दूरी पर कोई बिंदु P है, और वहाँ बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव के कारण अगर विभव निकालते हैं तो उसका होता है PK कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम देगा, PK कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, याद रहेगा, PK कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। हाँ सर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब देखो बाबू आगे बढ़ते हैं। पूरी कहानी विभव की ही हो रही है। यस सर, अब क्या है कि अगर इसी विद्युत द्विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रख दिया जाए, इसी विद्युत द्विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रख दिया जाए तो क्या होगा, एकदम लिंक करते हुए चलना है। यानी कि जब विद्युत द्विध्रुव एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र के
उपस्थिति में हो, बाह्य विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति में हो, तब देखिए, यानी कि हमने लिया यूनिफॉर्म, एक समान विद्युत क्षेत्र मैंने लिया है, एक समान, देखिएगा एक समान बाबू, एक समान, देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आपको समझना है यहाँ, एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। ऐसी एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं की उपस्थिति में हमने एक आवेश को लिया है, एक यहाँ आवेश ले लिया और एक यहाँ आवेश ले लिया। दोनों आवेश पर, दोनों का आवेश एकदम सेम, एक का प्लस क्यू है और एक का माइनस क्यू है। इसकी बीच की दूरी जो है 12 है, ये बिंदु O है ना, बीच की दूरी 12 है, यहाँ से इसकी बीच की दूरी 12 है, पूरी ये दूरी 12 है, बीच का एंगल थीटा बन रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। अब सोचो ध्यान से, एक प्लस आवेश है, एक माइनस आवेश है, तो जब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में हम विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उन दोनों आवेश पर एक बल लगता है, उस बल का नाम है विद्युतीय बल। जो धन आवेश है तो धन आवेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, धन आवेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋण आवेश पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। तो बाबू कितना लगेगा देखो तो ध्यान से, तो इस पर लगेगा इस दिशा में और इस पर लगेगा इस दिशा में, कितना लगेगा मान निकाल के देख लो। तो मान निकालोगे तो इसका होगा बाबू Q इंटू ई, Q इंटू ई, इसका भी होगा बाबू Q इंटू ई, दोनों का Q इंटू ई होगा। तो नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन इस बिंदु के सापेक्ष ये जो है दोलन करेगा, ऐसे देखो, ऐसे ही दोलन करेगा, ऐसे 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 एकदम दोलन करते जाएगा, दोलन करते जाएगा, दोलन करते जाएगा, एकदम ऐसे। बात समझे कि नहीं समझे, पूरा दोलन करेगा। इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट के, इस बिंदु के इर्द गिर्द लगेगा बल आघूर्ण। क्या लगेगा? बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, P क्रॉस ई। जब टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस ई, जब ये दोलन कर रहा है इस तरह से, तो टॉर्क बल आघूर्ण इस पर कार्य तो कर रहा है। हाँ सर, तो इसके पास ऊर्जा होता है, विद्युत ऊर्जा होता है कितना? तो माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई इसके पास ऊर्जा होता है, माइनस पी डॉट ई उसके पास ऊर्जा होता है। और किया गया कार्य कितना होता है? तो किया गया कार्य होता है पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, याद रखिएगा, पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये डायरेक्ट आपके जो है ना एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, एकदम दिमाग में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है माय डियर, है कि नहीं? हाँ, आप देखिएगा ना प्रीवियस ईयर में, देखिएगा जितने भी क्वेश्चन डिस्कशन होता है ना, सब में इस टाइप का प्रश्न आपको मिलता चल जाएगा, सब में मिलता चल जाएगा, आराम से मिलेगा, ठीक है? हाँ, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो विद्युत विभव ऊर्जा हम लोग डिस्कस किए, विद्युत विभव सीखे, उससे विद्युत सम विद्युत विभव सीखे, है ना? फिर उसके बाद हम लोग क्या सीखे? उसके बाद हम लोग ये टॉपिक डिस्कस कर लिए, टॉर्क निकालने वाला कंडीशन। अब है कि खोखला गोला के अंदर और खोखला गोला के सतह पर और खोखला गोला के बाहर विभव का मान कितना होता है? हाँ सर, अब आइए उस पर विचार करते हैं, उस पर विचार करते हैं। क्या, किस पर विचार करना है सर? तो विचार करना है खोखला, खोखला आवेशित, आवेशित गोला के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है?
हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर मतलब अब वो खोखला गोला है। देखो मतलब क्या है ना कि खोखला गोला है कुछ इस तरह से। देखो खोखला गोला हो गया। हाँ सर। इस गोला के सतह पर आवेश है प्लस 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 धन आवेश मान लो, तुम ऋण भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ आवेश है। आवेश कितना है सर? Q है। आवेश कितना है? Q है। इसके केंद्र है, इसका रेडियस है R। जानते हो इस खोखला गोला के अंदर कहीं भी निकालोगे विभव का मान तो KQ कैपिटल R ही आएगा। और इवेन की सतह पर भी खोखला गोला के सतह पर विद्युत विभव का मान भी KQ/R होता है। मतलब जितना खोखला गोला के अंदर विभव होता है उतना ही विभव खोखला गोला के सतह पर भी होता है। इसका मतलब ये हो गया कि खोखला गोला के केंद्र से सतह की ओर आने पर एकदम उसका विभव नियत होता है, लेकिन जैसे इससे बाहर आप जाते हैं, जैसे इस गोला से आप बाहर जाते हैं, सतह से दूर जाते हैं, इसका विभव का मान घटने लगता है। इसका विभव का मान माय डियर घटने लगता है, एकदम ध्यान रखिएगा। इसके विभव का मान क्या होता है? घटने लगता है। तब बताइए यहाँ का विभव का मान क्या होगा? V = तो KQ/r। KQ/r। अगर आपसे कोई पूछता है कि इसके अंदर मतलब इनसाइड में विभव कितना होता है, कहीं भी यानी केंद्र पर भी इसका विभव का मान KQ/R होता है। KQ/R ही होता है। सतह पर भी KQ/R ही होता है बाबू, KQ/R ही होता है। लेकिन बाहर में जब जाइएगा ना तो KQ/r होता है। इसका मतलब दूरी बढ़ने से अंदर में जीरो नहीं, अंदर में विद्युत क्षेत्र जीरो होता है। अवनीश बाबू अंदर में विद्युत क्षेत्र जीरो होता है, विद्युत विभव नहीं। यहाँ विद्युत क्षेत्र एकदम जीरो होता है, याद रखिएगा। विद्युत क्षेत्र जीरो होता है, विद्युत विभव नहीं होता है। गलती मत कीजिए बाबू, ये बहुत मिस्टेक होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि खोखला गोला के अंदर क्या शून्य नहीं होता है। खोखला गोला के अंदर क्या शून्य नहीं होता है, तो ऑप्शन रहेगा विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र। तो आप रट के गए हैं विद्युत क्षेत्र मान लीजिएगा तो घबरा जाइएगा, है कि नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो अब बताइए कि इसका जो ग्राफ होता है ना भाई साहब, देखो ग्राफ ये VR ग्राफ। तो सबसे पहले कि एकदम ऐसे रहता है सीधा, ऐसे सीधा रहेगा, यानी कि ये V मैक्स है। तो कहेगा खोखला गोला के अंदर अधिकतम विभव कहाँ होता है? सतह पर, या अंदर भी उतना ही होता है, सब जगह अधिकतम होता है। अंदर भी KQ/R, सतह पर भी KQ/R, दूर जाने पर घटता है। हाँ सर बहुत बढ़िया। उसके बाद ये ग्राफ ऐसे नीचे आता है, घटता है इस तरह से। लग रहा है फरसा बन गया नहीं, ऐसे देखो एकदम काटने वाला फरसा है ना। हाँ इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इफेक्टिव चीज़ है ये सब चीज़। हाँ एकदम लगे रहना है इसमें, इसको इथी नहीं करना है बिल्कुल। अब आइए बाबू थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको रिवीजन करा देते हैं। कहानी है रिवीजन के, एकदम तैयार हो जाइए जल्दी से, एकदम जल्दी से तैयार हो जाइए बाबू, एकदम रिवीजन करा देते हैं पूरी बातें अभी तुरंत A to Z जितना पढ़ें। बोलिए एकदम हमारे साथ बोलते चलिए, एकदम तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। हाँ बाबू तैयार, नज़दीक आने पर क्या होगा? अरे नज़दीक आइएगा तो बढ़ जाएगा। हाँ तैयार हो जाइए। बोलिए आवेश का SI मात्रक क्या होता है? जल्दी से बोलिए ध्यान से। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। आवेश कौन कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? आवेश कौन कौन सा क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है? आवेश कौन कौन सा क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है? विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है माय डियर। विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है कि नहीं? हाँ सर बहुत बढ़िया, एकदम सही सोच रहे हो। सी क्या बात है। हाँ विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय। आवेश का CGS
मात्रक क्या है? आवेश का सीजीएस मात्रक क्या है? बहुत बढ़िया, मैग्नेटिक एंड सीजीएस मात्रक क्या होता है? आवेश का सीजीएस मात्रक ईएसयू या एस्टेट कूलम कहते हैं। एस्टेट कूलम, 1 कूलम बराबर कितना ईएसयू होता है? 3 × 10 के पावर 9 ईएसयू होता है। 1 कूलम बराबर 3 × 10 के पावर 9 ईएसयू होता है, याद रखिए बाबू। आवेश का प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है? आवेश का प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है? प्रायोगिक यूनिट क्या होता है? आवेश का एम्पियर आवर होता है। एम्पियर आवर याद रखिएगा, एम्पियर आवर जो होता है आवेश का प्रायोगिक इकाई होता है, एम्पियर आवर, है ना। किसी वस्तु को आवेशित करने की कितने विधियां हैं? किसी वस्तु को आवेशित करने की कितने विधियां हैं? बोलो। किसी वस्तु को चार्ज करने का कितने मेथड हैं? किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का कितने मेथड है? 3। फ्रिक्शन मेथड, घर्षण विधि, कंडक्शन मेथड, चालन विधि, इंडक्शन मेथड, प्रेरण विधि। 3 विधियां हैं, तीनों विधि से ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं। जब ऑब्जेक्ट चार्ज होता है, जब वस्तु चार्ज होता है, तो बताइए उसका मास बढ़ता है कि घटता है? उसका द्रव्यमान बढ़ता है कि घटता है? जब ऑब्जेक्ट चार्ज होता है तो उसका ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता है कि घटता है? बाबू, चार्ज होने के दौरान ऑब्जेक्ट का मास घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ऑब्जेक्ट का मास घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है उसका मास घट जाएगा, और जिस पर इलेक्ट्रॉन गया है उसका मास बढ़ जाएगा। एकदम दोनों हो सकता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए, विद्युतीय बल निकालने के लिए, 2 आवेशों के बीच का बल निकालने के लिए, 2 आवेशों के बीच का बल निकालने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? कौन सा नियम का उपयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए, कौन सा नियम का उपयोग किया जाता है माय डियर? बोलो जल्दी से। कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम, क्या बात है। कूलॉम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है कि नहीं? कूलॉम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है कि नहीं? अवश्य करता है। करता है सर, करता है, अवश्य करता है। अच्छा, क्या अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है? यस, कूलॉम का नियम जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को भी फॉलो करता है, अध्यारोपण का सिद्धांत को भी फॉलो करता है। बहुत बढ़िया। न्यूटन पर कूलम किसका मात्रक होता है? अच्छा बताओ पहले, न्यूटन पर कूलम किसका मात्रक होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का, विद्युत क्षेत्र का। बहुत बढ़िया सर। एक और बताओ, कूलम के नियम का फॉर्मूला जब पढ़ते थे तो क्या कहा जाता था कि 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल जो है आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्ज पार्टिकल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फॉर्मूला क्या आता है? KQ1Q2/R²। KQ1Q2/R²। K का मान कितना होता है? वो जल्दी से बताओ। K का मान कितना होता है? K का मान कितना होता है? 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। याद करो, होता है कि नहीं? हाँ सर, होता है, बिल्कुल। इसमें एप्सिलॉन नॉट होता था। बताओ बाबू, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? एकदम रिवीजन बहुत जरूरी है। पूरी इलेक्ट्रोस्टैट की रिवीजन होने वाली है, आपको बताओ। एकदम इससे क्या होगा, पूरा याद हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फैराड प्रति मीटर, या फैराड प्रति मीटर, या फैराड प्रति मीटर। क्या ये माध्यम पर निर्भर करता है? हाँ। क्या ये माध्यम निर्भर करता है? हाँ। हवा के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है? 1। हवा के लिए K का मान कितना होता है? 1। हवा के लिए K का मान कितना होता है? 1। पानी के लिए K का मान कितना होता है? 80। K क्या है? परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एकदम सुपर फास्ट रहो बाबू, एकदम पूरा जबरदस्त एकदम तरीका से आंसर दो, मजा आने वाला है। ठोको जल्दी से ठोको। खाया है कि नहीं? भूख लग गया है? अच्छा, खा लेना, खाते रहो, ठोकते रहो, मतलब लाइक। बात समझा कि नहीं? हाँ, आ जाओ। चलो, K का मान कितना होता है? 80। अब बताओ,
धातु का बताओ के का मान कितना होता है, इन्फिनिटी। कितना होता है, इन्फिनिटी। कोई दिक्कत नहीं, इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, एकदम सही सोचे हो, बहुत बढ़िया। अब बताओ बाबू एक और बात, वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है, वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है, वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है, और वोल्ट इंटू मीटर किसका मात्रक होता है, वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है। तो वोल्ट प्रति मीटर होता है विद्युत प्रवणता का, विद्युत प्रवणता का मात्रक होता है, विद्युत प्रवणता नहीं, जिसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, तो वोल्ट मीटर किसका मात्रक होता है, विद्युत फ्लक्स का, विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। अरे विनोद का खा पी के सूत गया है बाबू, देख रहा है ना कितना मजा ले रहा है विनोद, देख लो सब एकदम मजा ले रहा है, सब सूतल है। सब सो गया है। जो जागा वही पाया, जो जागा है वही पाया है कि नहीं। एकदम जागते रहिए, जागते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, ठीक ना। हाँ, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए तब, हाँ देख रहा है ना विनोद, हाँ पूरा बढ़िया से। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो यही बात है बाबू, वोल्ट इंटू मीटर। वोल्ट किसका मात्रक होता है जल्दी बताओ, वोल्ट किसका मात्रक, एकदम रटवा देंगे आपको, याद करवा के भेजेंगे। एग्जाम में जाओगे ना हमारा ही याद आएगा आपको। क्या राम सुंदर सर पढ़ाए थे, ओहो याद आएगा एकदम, हमेशा उसी में मेरा आवाज़ सुनिएगा, एकदम गुजने लगेगा। फिजिक्स का नाम आएगा ना तो एकदम आवाज़ गुजने लगेगा। अरे चलिए बाबू, कितना वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभव का। किसके बनता है बाबू, विभव का। हाँ सर, बहुत बढ़िया। और बताओ एक और बात, ये जो है क्या नाम है इसका जी, डिवाई, डिवाई का नाम सुने हो, दवाई नहीं बाबू, डिवाई। डिवाई किसका मात्रक होता है, डिवाई, डिवाई किसका मात्रक होता है, डिवाई, डिवाई बोलो, डिवाई मात्रक होता है माय डियर इसका, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। कूलम इंटू मीटर कहते हैं ना, तो कूलम इंटू मीटर को डिवाई कहते हैं, याद है। इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है उससे चीज़ें, ठीक ना। हाँ, इस सब को ध्यान रखना है, और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तब अच्छा ठीक है, चलिए ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए पूरी। विद्युत फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर करता है, सबसे पहली बात, विद्युत फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो विद्युत क्षेत्रफल, विद्युत फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर करता है, विद्युत क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पर, और किस पर, और किस पर बताओ ध्यान से, पास हो गया। अरे दोनों विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच के कोण पर, इसी दोनों पर निर्भर करता है। याद हुआ, बोलो। हाँ सर याद हुआ, ठीक है। तो इस तरह से पूरा आपको याद करना है, बढ़िया से, टेंशन नहीं लेना है। अब बताइए कि सिग्मा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर किसका फॉर्मूला है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर किसका फॉर्मूला है, और फिर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट किसका फॉर्मूला है, फिर पी के बाई आर क्यूब किसका फॉर्मूला है, 2 पी के बाई आर क्यूब किसका फॉर्मूला है, पी के बाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, और पी के कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है जो मेन जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ना। तो ये तो विद्युत क्षेत्र का भी फॉर्मूला है, 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 ये विद्युत विभव का, ये भी विद्युत विभव का है, लेकिन सबका अपना अलग अलग है। एक और होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये भी विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है, देखो, लेकिन लागू अलग अलग होता है, लागू अलग अलग होता है, याद रखिएगा, सब जगह लागू अलग अलग होता है। यह है अनंत सीधी तार के कारण, अनंत लंबाई वाले सीधी तार का विद्युत क्षेत्र, यह है अनंत क्षेत्रफल वाले प्लेन शीट के कारण विद्युत क्षेत्र, और ये है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, और ये है देख रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, और ये है विद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुवीय अक्ष पर विद्युत क्षेत्र,
और ये है विद्युत द्विध्रुव के कारण ध्रुवीय अक्ष पर विद्युत विभव। ठीक ना। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, ये थीटा एंगल पर होता है। तो आज का सेशन बाबू हम लोगों का यहीं तक रहता है। अगले क्लास में हम लोग कैपेसिटर सीखेंगे, संधारित्र और धारिता। संधारित्र और धारिता, उसमें हम लोग बहुत चीज़ सीखेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, गोलाकार संधारित्र। और संधारित्र को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। फिर वांडे ग्राफ जनरेटर सीखेंगे। फिर संधारित्र कितना ऊर्जा संचय करता है वो सीखेंगे। फिर वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो वो सब चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। तो आप लोग जो है इस पूरे कंटेंट को बढ़िया से अपनी कॉपी पर लिखते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। और क्वेश्चन बैंक का सीरीज भी प्लेलिस्ट में दिया गया है, उसका भी देखते रहिएगा। उसके बाद जो है कि सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन सीरीज कंटिन्यू हो रहा है। ये परिश्रम बैच में वन शॉट भी चल रहा है ना। इसलिए काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट मिलने वाला है, काफ़ी हद तक एकदम। इस बार जो है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं का नारा एकदम लगाना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, एकदम नारा लगाते रहना है बाबू। 90% से ज़्यादा मार्क्स आना चाहिए, 90% से ज़्यादा, यही हम लोगों का एकदम लक्ष्य है। एकदम लक्ष्य को बनाए रखना है और दिन रात एक कर देना है। रात क्या दिन क्या, रात क्या दिन क्या, एकदम लगे रहो। जब नींद खुला ना तब एकदम पढ़ने लगे। पढ़ने का सही तरीका क्या है, जैसे चैप्टर वाइज जो चीज़ आप पढ़ रहे हो ना, चैप्टर वाइज जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाते चलो। और अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स एक पेज में बनना चाहिए। जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ, और उसको इतना छोटा आप लिखिए, इतना छोटा लिखिए कि सिर्फ आप ही पढ़ सकिए, है ना। कोई दूसरा लेके जाए तो सोच में पड़ जाए, अरे बेकारे इसको लेकर आए हम, बेकारे हम लेके आए हैं। नहीं, तो एकदम इतना छोटा लिखिए, इतना छोटा लिखिए कि आप ही पढ़ सकते हैं एक चैप्टर को एक पेज में। कैसे, जैसे A4 साइज का पेज आता है ना, उसको फोल्ड करके एकदम छोटा 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 लिखिए सारी चीज़ें, जितना फार्मूला है, जितना यूनिट है, जितना नियम है, सब लिख दीजिए। और डेली मान लीजिए फिजिक्स में 15 चैप्टर है, तो 15 चैप्टर है तो 15 पेज लगेगा। तो 15 पेज को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा से 1 घंटा मुश्किल से। क्या, तो आपको डेली पूरा फिजिक्स रिवाइज हो जाएगा। डेली ध्यान रखिएगा, डेली आपका रिवाइज हो जाएगा। सबसे अहम बात यह है, ठीक ना। और ये कंटेंट जो इसमें दिया जा रहा है, इसको एकदम आपको शेड्यूल को बना लीजिए कि डेली आपको एक बार देख लेना है, पूरा इससे रिवीजन हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते मन बोर हो गया, बस क्या किए, रामसुंदर सर को याद करेंगे, क्लिक करेंगे एकदम साइंस स्कूल पर, चलो स्टार्ट हो गए है ना, स्टार्ट हो गए, एकदम पूरा बढ़िया से उसको देख लेंगे। इसी तरह से मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में हिंदी इंग्लिश से विशेष ध्यान देना है, इंग्लिश पर, है ना, इंग्लिश पर विशेष ध्यान देना है। क्योंकि जब देखा जाता है कि बिहार बोर्ड के विद्यार्थी इंग्लिश से बहुत भागते हैं। बहुत इंग्लिश भागने का तरीका नहीं ना है, इंग्लिश से रुझान, जैसे राइटर का नाम आता है उसको याद कर लिए, प्रोज आता है उसका क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा ध्यान देख लिए, ग्रामर आता है ग्रामर को देख लिए, है ना। तो डेली ज़्यादा नहीं, जितना नंबर जिस सब्जेक्ट में आप लाना चाहते हैं उतना मिनट उस सब्जेक्ट को डेली पढ़िए, बस कहानी ख़त्म। जितना नंबर आप जिस सब्जेक्ट लाना चाहते हैं उतना मिनट उसको पढ़िए। थोड़ा सा मैथ प्रैक्टिस ज़्यादा है, थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है कि नहीं। कभी कभी जैसे मान लीजिए कि एक रात बैठे ना, एक रात बैठे, रात भर बैठे तो एगो चैप्टर समाप्त कर दीजिए। जिसका मैथ है वो मैथ समाप्त करेगा, जिसका बायोलॉजी है बायोलॉजी समाप्त करेगा, जिसका दोनों है दोनों समाप्त करेगा। सप्ताह में एक रात जगने से कोई दिक्कत नहीं होता है, बॉडी उसको एडजस्ट कर लेता है आराम से, है ना। शेड्यूल बना लीजिए, एकदम ज़बरदस्त तरीक़ा से उसको पढ़िए, ज़बरदस्त तरीक़ा से, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक रात जगने से तबीयत ख़राब नहीं होगा, लेकिन डेली जगिएगा ना डेली एकदम, तो पूरा बॉडी एकदम अनबैलेंस हो जाता है, पूरा अनबैलेंस हो जाता है। इसलिए उसको एकदम ध्यान रखना है, अच्छे से टाइम का मैनेजमेंट करके देखना है, ठीक ना। हाँ, यानी कि मैथ मन कर रहे थे, एक सप्ताह से मैथे पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़वे नहीं किए, मैथ फिजिक्स पढ़वे नहीं किए, इंग्लिश छूबे नहीं किए, हिंदी, तो स्कोर कैसे आएगा, स्कोर कैसे आएगा। सबको लेकर चलना पड़ेगा और राइटिंग पर विशेष ध्यान रखना है,
क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस करना है और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है सब्जेक्टिव प्रश्न लिखने का। ऑब्जेक्टिव नहीं बाबू, सब्जेक्टिव पर सबसे ज़्यादा पकड़ बनाना है, क्योंकि सब्जेक्टिव पर जब पकड़ बनेगा ना, सब्जेक्टिव पर जब पकड़ बनेगा तो ऑब्जेक्टिव अपने आप पकड़ आ जाएगा, उसके आपके लिए उसको टेंशन नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब बहुत ही मज़ा आएगा, आप पढ़िए ना, जब एग्ज़ाम में जाइएगा ना, जब एग्ज़ाम में जाइएगा जितना कर उतना करके, तो आपको लगेगा क्या कि भाई कुछ नहीं है। 3 घंटा के पेपर 1.5 से 2 घंटे बना के बैठ जाइएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको 1 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलता है। विश्वास मानिए, अगर आप बढ़िया से रिविजन करके जा रहे हैं, अच्छे से सारे लेक्चर देख रहे हैं, है ना, सब चीज़ सीख रहे हैं, तो मान 1 घंटा का पेपर को आप आधा घंटा में टिक करके रख दीजिएगा। इतना आधा घंटा मैंने बहुत बोल दिया आधा घंटा बहुत बोल दिया। हाँ, ये तो उससे कम भी लगेगा आपको। अब मैथ में जितना प्रैक्टिस कीजिए, जिनका मैथ है, बायोलॉजी में इतना याद कीजिए, बड़का नाम है बायोलॉजी में, वाकई बहुत ज़्यादा पढ़ना है बायोलॉजी में, टफ लैंग्वेज होता है, तो उसको कैसे याद होगा, बार बार लिखना है। जब याद नहीं होना बाबू तो एकदम लिखिए 10 बार 20 बार एकदम घसेट दीजिए उसको। जैसे बचपन में क्या करते थे, राम आम खाता है, अब लीजिए ऊपर हेडिंग दे दिए कि राम आम खाता है। अब बच्चा घरे आया, राम आम खाता है, राम आम ही खाता है, राम आम खाता है, राम आम ही खाता है। ला बेचारा इतना बार लिखा, पढ़ लिया, जो भी एग्जाम्पल आता है राम आम खाता है। समझे कि नहीं? मान लो किसी विद्यार्थी के नाम है गोपाल, तो बोल दिए गोपाल एक अच्छा लड़का है, गोपाल एक अच्छा लड़का लिख दिया। अब वो लिखते आ रहा है, तो लिखने से क्या हो, बच्चा को याद हो जाता है, सारी चीज़ें दिमाग में बढ़ जाएगा, एकदम हैबिट बन जाएगा आपको, है ना। नहीं लिखिएगा ना तो 3 घंटा का पेपर बैठिएगा तो कभी हाथ दर्द करने लगेगा, झाड़ने लगेगा, एकदम दर्द कर रहा है। आदत डालिए, अभी से डालिए, ज़्यादा नहीं, सप्ताह में कम से कम एक सब्जेक्ट का एगो पेपर का सेट जरूर मारिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिलाकर। बात समझे कि नहीं? हाँ, दोनों मिलाकर जरूर मारिए, सेट मारिए, सबसे ज़्यादा आपको उसमें फ़ायदा होगा, सबसे ज़्यादा। इस बात को ध्यान रखिएगा। रिटेन स्किल सही रहेगा तब भी मार्क्स आपका 90% से ऊपर आएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, या इंग्लिश हिंदी का नहीं हो। रिटेन स्किल ही आपको 90% पार कराएगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पार नहीं कराएगा माय डियर, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पार नहीं कराएगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव के पीछे एकदम भूखे सीरियस मत दौड़ो, सब्जेक्टिव को पकड़ो ना यार, जड़ को पकड़ो उसको। ऑब्जेक्टिव आप अपने आप क्लियर हो जाएगा, अपने आप, टेंशन तुमको नहीं लेना है, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप बात को समझे होंगे, है ना। तो इसी के साथ आज हम लोग यहीं तक विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास न्यू टॉपिक के साथ। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिसका लेक्चर होने वाला होगा, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय। एकदम स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जो डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, कैसा आपको ये लेक्चर लगा। आप लोगों का जो उधर से जो आप लिखते हैं कमेंट पढ़कर जो है ना, बहुत शांति मिलती है। शांति मिलती इन द सेंस, क्या शांति का मतलब है कि सुकून मिलता है ना, कि चलो भाई कम से कम बच्चे हमारे सीख रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं, और जो आपकी राय होगी वो भी उसमें आप लिखिएगा। ओके, चलिए तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, धन्यवाद।